नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका लोटलीकर पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। हमने एक समरी में इस्चेमिक स्ट्रोक के थेरेपीज़ के बारे में भी जाना था। आज हम जानेंगे कि स्ट्रोक जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए एक क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने उसको 5 टाइप में डिवाइड किया है। तो इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के हिसाब से पहला जो स्ट्रोक है उसे लार्ज वेसल स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें कोई भी रक्तवाहिका, जो मेजर रक्तवाहिका जिसका डायमीटर बड़ा है, वो सारे रक्तवाहिकाओं में कुछ ब्लॉकेज आ जाता है जो फैट के डिपोजिशन से हो सकता है और सडनली उस पूरे आर्टरी को ब्लॉक करके ब्लड सप्लाई कम कर सकता है। जो दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रोक है जिसको हम लोग कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे हमें पता है कि कोई भी अपने ब्लड में जो भी सप्लाई अपने सारे ऑर्गन्स को मिलता है वो अपने हार्ट से शुरू होता है। हार्ट के पंपिंग से ब्लड सप्लाई हो जाता है। इस कोई भी कारण जिसमें से हार्ट का पंपिंग कम हो जाए या फिर हार्ट का जो ब्लड का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे हो या फिर ब्लड में विस्कोसिटी बढ़ जाए तो क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट का रिदम अगर कम ज़्यादा हो या फिर इर्रेगुलर हो, जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन इस टर्म से जानते हैं, उससे जो भी नॉर्मली फ्लो होता है ब्लड का वो स्टैटिक हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। कोई भी तरीके का क्लॉट अगर ब्लड के कोई भी चेम्बर में हो तो वो जब भी पंप हो तो वो मेजर आर्टरीज में जाके हार्ट से जो भी क्लॉट निकलता है वो ब्रेन में जाके कोई स्मॉलर आर्टरी में जम जाता है, जिसके वजह से उस रीजन का स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। जो थर्ड टाइप का स्ट्रोक है उसे स्मॉल वेसल स्ट्रोक बोलते हैं। ये उन ब्रांचेस ऑफ ब्लड आर्टरी से होते हैं जो मिलीमीटर में होते हैं और वो ऐसे कुछ आर्टरीज अपने मेजर लोकेशंस ऑफ द ब्रेन में होते हैं। वो कोई भी लाइपोहाइलिन या कोई भी फैट डिपॉजिट से जब ब्लॉक हो जाते हैं तो उस रीजन का स्ट्रोक हो जाता है, जिसे स्मॉल वेसल स्ट्रोक बोलते हैं। फोर्थ टाइप का स्ट्रोक वो होगा जो कोई डिटरमाइंड ईटियोलॉजी से होता है या इसका मतलब है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम पेशेंट को हो जिसके वजह से उनका क्लॉटिंग का टेंडेंसी ज़्यादा हो, कोई रीसेंट ऑपरेटिव हो या फिर उनके कोई जेनेटिक कंडीशंस हो जिसके वजह से उनका ब्लड गाढ़ा होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसके वजह से उसको एक ऐसा कारण बताया जाता है जो उनका एक डिटरमाइंड कॉज है। और पांचवा टाइप हम उसे बोलते हैं जिसको हम अनडिटरमाइंड ईटियोलॉजी बोलते हैं। देयर आर स्टिल मेनी केसेस ऑफ स्ट्रोक जिनका कॉज पूरी तरीके से पता नहीं चल सकता है, जिसको हम क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक भी बोलते हैं, या फिर ऐसा कोई स्ट्रोक जिसमें इवैल्यूएशन उतना पूरा हुआ नहीं है या फिर मल्टीपल कॉजेज़ है। तो इस ईटियोलॉजी जिसको हम लोग को पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से कारण से ये स्ट्रोक हुआ है, उसको हम अनडिटरमाइंड ईटियोलॉजी करके ट्रीट करते हैं। ये 5 टाइप के ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक्स है जिसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। एज हर एक टाइप ऑफ स्ट्रोक के हिसाब से मैनेजमेंट बदल सकती है। तो अभी हमने जाना कि स्ट्रोक का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और जब हमारे पास कोई भी पेशेंट इस्चेमिक स्ट्रोक का आते हैं तो हर न्यूरोलॉजिस्ट का ये जिम्मेदारी है कि वो एक रिकमेंडेड प्रोटोकॉल ऑफ इवैल्यूएशन को फॉलो करे, जिससे हम पेशेंट का इस्चेमिक स्ट्रोक इन 5 क्लासिफिकेशंस में कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रोक है ये जानने में हमें मदद करे। एक बार आपका टाइप ऑफ स्ट्रोक पता चलने के बाद उस हिसाब से आपका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट डिसाइड होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और आप क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं टू हैव अ कंट्रोल ऑन दीज। अगर आपको इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में या फिर उनके टाइप्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कीप कनेक्टिंग विद अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।